प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को विशिष्ट लेखांकन के अंतर्गत दूसरी इकाई बैंकिंग कंपनियों के लेखे अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में शुरुआत कर रहा हूं। पीडीएफ फाइल के माध्यम से जो भी मैटर आप लोगों को भेजे गए हैं उसको प्रारंभिक लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी आप पीडीएफ फाइल की या तो प्रिंट आउट निकाल कर सामने रखें जब वीडियो को सुने, या फिर विशिष्ट लेखांकन की किताब जो है वो आपके पास होना चाहिए, उसको सामने रखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बैंकिंग कंपनियों के खातों के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये समझना अनिवार्य है कि बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्योंकि वही चीज़ें लाभानी खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या आगे चलकर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, उसके लिए प्रारंभिक कुछ बातों की जानकारी रखना आवश्यक होगा। सबसे पहला जो होता है, आधुनिक बैंक जो हैं, मॉडर्न बैंक्स, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य निक्षेपों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। आप सभी का बैंक से नाता पड़ा और पहले टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा। बैंक अनेक प्रकार के निक्षेप स्वीकार करती है, जैसे आपका निश्चितकालीन जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं हम। दूसरा होता है मतलब आपका सेविंग बैंक अकाउंट। बचत खातों के अंतर्गत हम अपनी राशि जमा करते हैं बैंकों के पास। एक होता है मतलब आपका करंट अकाउंट, चालू खाते में हम राशि इसके अंतर्गत बैंकों के पास जमा करते हैं। और उसी प्रकार एक होता है आपका अनिश्चितकालीन निक्षेप, लंबे समय तक पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद हम पैसे को बैंक से निकालेंगे। गृह बचत खाता होता है। उसी प्रकार आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जिसमें हर महीने हम राशि जमा करते हैं और एक निश्चित समय के पश्चात एक फिक्स राशि हमको वापस इसका मिला करती है। तो जितने भी निक्षेप हैं जो बैंक स्वीकार करती है, इन जितने खातों में हम राशि बैंक के पास जमा करते हैं, बैंक उनके बदले में अपने कस्टमर को ब्याज का भुगतान करती है। तो ब्याज का जो भुगतान किया जाएगा एक बैंक के दृष्टिकोण से आपका एक व्यय माना जाता है। तो ये पहला कार्य हो गया निक्षेपों को स्वीकार करना। दूसरा आपने देखा होगा, बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य आम जनता को ऋण प्रदान करना होता है, लोन देना होता है। लोन कई प्रकार के दिए जाते हैं। पहला होता है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नगद साख, कैश क्रेडिट के माध्यम से लोन दिया जाता है। दूसरा होता है तो आपका ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष, जितना मेरे बैंक अकाउंट में जमा है उससे अधिक राशि निकालने की सुविधा बैंक से प्राप्त करना। एट ए टाइम मेरा जितना जमा है मैं 1 लाख रुपए तक ज़्यादा निकाल सकता हूँ। 2 लाख की लिमिट हमने स्वीकार कर दी, हम बैंकों से पैसा इसका निकाल सकते हैं। एक होता है सीधे सीधे मतलब आपका ऋण प्रदान कर देना। जितना भी ऋण प्रदान किया जाएगा उसके बदले में हम ब्याज का भुगतान इसके अंतर्गत बैंक को किया करते हैं। ये बैंक की इनकम मानी जाती है। एक चौथी इनकम होती है भुनाए गए विपत्रों पर कटौती। आपने विपत्र व्यवहार पढ़ा होगा, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। किसी कस्टमर से किसी राशि का भुगतान जब आपका बिल्स के माध्यम से होता है तो बैंक उनके डिस्काउंटिंग का काम भी करती है। डिस्काउंट काट कर शेष रकम हमको तत्काल प्रदान कर देती है, और जब बिल की ड्यू डेट आती है तो उसके माध्यम से बैंक हमको जो विपत्र को स्वीकार करता है उससे राशि वसूल कर लेती है। तो ये 4 प्रकार की इनकम बैंक की मानी जाती है। एक आपका नगद साख पर ब्याज, नंबर 2 अधिविकर्ष पर ब्याज, नंबर 3 ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, और चौथा होता है भुनाए गए बिलों पर कटौती, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये बैंक की आपका इनकम मानी जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जो खाते हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनके बदले में बैंक ब्याज का भुगतान करती है, एक बैंकर के दृष्टिकोण से व्यय माना जाएगा। और ये जो मैंने बताया 4 तरीक़ों से बैंक लोन देती है, उस पर जो ब्याज की प्राप्ति बैंक को होगी वो बैंक की इनकम मानी जाती है। इसके अलावा तीसरा काम जो बैंक करती है, एजेंसी संबंधी कार्य अभिकर्ताओं के काम करती है। वो कस्टमर के निर्देश के आधार पर अनेक प्रकार के भुगतान करने का काम करती है। जैसे
हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, हमने बैंक को निर्देश दे दिया, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल कर भुगतान कर देगी। टेलीफोन बिल का भुगतान करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना है, या अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजना है, बदले में बैंक को क्या मिलती है, कमीशन की राशि मिलती है। तो ये भी आपका बैंक के खर्चे माने जाते हैं। यहाँ पर हमको ये सोचकर इसके अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है या समझना है कि हम एक बैंक हैं, एक बैंकर हैं, और बैंक के दृष्टिकोण से मेरी कौन कौन सी इनकम है और कौन कौन से खर्चे हैं। इसके बदले में जो भी कमीशन लेता है बैंक की इनकम मानी जाती है। आधुनिक बैंक नोटों के निर्गमन का काम भी करती है, इशू ऑफ नोट्स जो हैं, परंतु भारतवर्ष में यह कार्य या प्रत्येक देश में यह कार्य देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जिसका नाम भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसके अंतर्गत नोट छापने का कार्य करती है। अन्य उपयोगी सेवाएं भी आपने देखा होगा बैंक प्रदान करती है। बहुमूल्य हीरे जवाहरात या सोना चांदी, अनेक लोग क्या करते हैं, बैंकों के पास लाकर की सुविधा रहती है, लाकर का किराया बैंक को मिलता है, उसके बदले में हमको एक अलमारी प्रदान कर दी जाएगी, एक चाबी बैंक के पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी, लाकर में हम राशि को इसके अंदर जाकर जमा कर देते हैं। तो ये भी बैंक की एक प्रकार से आपका इनकम होती है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, फॉरेन एक्सचेंज बैंक वगैरह जो रहती हैं, फॉरेन की मुद्रा चाहिए हमको बदलने का काम करती है, बदले में आपका कमीशन की राशि प्राप्त करती हैं। और आयात निर्यात व्यापार के लिए, आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए रुपए की सुविधा प्रदान करने का बैंकिंग काम करती हैं। इसके बदले में जो राशि मिलती है वो बैंक की इनकम मानी जाती है। तो ये कुछ आपके आइटम्स हो गए। बैंक में पहला काम बताया मैंने, निक्षेपों को स्वीकार करना अनेक खातों के माध्यम से। नंबर 2, ऋण को प्रदान करना। नंबर 3, अभिकर्ता संबंधी सेवाएं बैंक इसके अंदर प्रदान करती है। तो ये कुछ आपका हो गया। आगे इसमें बढ़ते हैं, बैंक में कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन थ्योरेटिकल माध्यम से पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा है स्लिप सिस्टम, पुर्जी पद्धति, हिंदी में कहते हैं पुर्जी पद्धति, अंग्रेजी में आपका स्लिप सिस्टम। बैंक में जब भी आप पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे या पैसा निकाले जाएंगे, तो आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की पर्चियाँ पॉकेट्स में पड़ी रहती जब बैंक जाएंगे। बचत खाते के लिए हरे रंग की पर्ची भरिए, और आपका यदि फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना है सफ़ेद रंग की पर्ची भरिए, आवर्ती जमा खाता है तो ये वाले पर्ची भरिए, और पैसा निकालना है तो ये वाली पर्ची भरिए। अलग अलग रंग की पर्चियाँ हमको मिलती हैं। उसकी बड़ी आपके कुछ लाभ भी होते हैं और सुरक्षा भी होती है, कुछ इसकी हानियाँ भी होती हैं, जो कि आपका PDF फाइल में या किताबों में इसके अंतर्गत आपका लिखा हुआ है। लाभ इस प्रकार का रहता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम रहती है, क्योंकि बैंकों में इंटरनल ऑडिट चलता है। एक ही पर्ची अलग अलग व्यक्तियों के पास घूमते हुए पहुंचती है, तो उसकी एंट्री करने में गलती होने की संभावना बड़ी कम रहती है। लाभ ज़्यादा होते हैं, कुछ कुछ आपके नुकसान भी होते हैं, कभी किसी की पर्ची खो गई या कुछ हो गई, परंतु वो रेयर केस में होता है। अक्सर सावधानीपूर्वक बैंक का काम इसके अंदर चलते रहता है। जहाँ तक बैंक के अंतिम खाते बनाने का सवाल है, तो इसके अंतर्गत एक आपका लाभानी खाता बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आपका बैलेंस शीट प्रोफार्मा में बनाते हैं हम लोग। आजकल इसका मॉडर्न फॉर्म जो रहता है, पहले आपका T टाइप का प्रोफार्मा हुआ करता था डेबिट और क्रेडिट के रूप में, आजकल T टाइप का प्रोफार्मा है। अगले लेक्चर में मैं उसकी पूरी PDF फाइल भी आप लोगों को भेजूंगा, पूरा प्रोफार्मा आपको बताऊंगा और उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज मैं प्रारंभिक जानकारी जो बैंक के बारे में होती है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज से हम ये द्वितीय इकाई सेकंड यूनिट स्पेशलाइज्ड अकाउंट की हम शुरू कर रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। थैंक यू।